ऑलराइट, लेट्स प्रोसेस द रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, तो अभी जी बिल्कुल मैम जन्नत ने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा दिए होंगे, लेकिन देयर आर फ्यू लेफ्ट जो कि आई विल बी टीचिंग यू। और तभी मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले जो है हम लोग आज का टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग जो है वो आउटलाइन जो है वो डिस्कस कर लें एक दफ़ा, ठीक है, कि हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। आप सब लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? यस मैम। यस मैम। चलिए चलिए ठीक है। अब आई होप कि आप लोगों ने इनमें से जो है आप लोगों ने कौन सा एक डीप कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस ये कर लिया होगा, ठीक है। उसके अलावा मैम जन्नत ने आप लोगों को करवा दिया होगा यूजेस ऑफ आर्टिकल्स एंड पंक्चुएशन, राइट। एंड देन एरर डिटेक्शन भी मैम ने आपको करवा दिया होगा। यूजेस ऑफ वर्ब्स भी मैम करवा चुकी होंगी, एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। एंड यूजेस ऑफ टेंसेस, वही डीप कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस में ही मर्ज हो जाता है हमारा। तो बेसिकली अब हमारे पास पीछे कौन कौन से टॉपिक्स बच गए हैं। सबसे पहले हमारे पास रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन हमारे पास आ जाते हैं वोकेबलरी सिनोनियम्स, वोकेबलरी एंटोनियम्स, एंड देन वी हैव यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, और उसके बाद हम करेंगे यूज ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स, एंड देन एट लास्ट हमारे पास जो टॉपिक बचता है दैट इज कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड क्लॉजेस, ठीक। तो अभी हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी कवर्ड, राइट। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि इस वीक में हम कोशिश करेंगे कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है इसको कवर कर लें, और उसके अलावा वोकेबलरी सिनोनियम्स और वोकेबलरी एंटोनियम्स जो हैं इनको कवर कर लें, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं वो आपस में बहुत इंटरलिंक्ड हैं, तो ये थोड़े एक साथ अगर लिंक करके पढ़ाए जाएं तो अच्छा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए मैंने सोचा है कि आपको यूज ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स ये कवर करवा दिया जाए, क्योंकि ये भी लिंक है आपके इसके साथ वोकेबलरी सिनोनिम एंड एंटोनियम से, ठीक है। एंड देन हम करेंगे कवर कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड क्लॉजेस, एंड देन लास्ट में हम करेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ठीक है। एम आई यस मैम। ऑडिबल? यस मैम मैम। कितनी क्लासेस में होगा सारा कोर्स कंप्लीट? बच्चे ये जो है आपकी क्लासेस आई थिंक जुलाई की एंड तक आप लोगों की हम लेके जा सकते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने ज़्यादा सेशंस रखते हैं, लेकिन आई ट्राई के आई थिंक जो अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है आप लोगों की टेस्ट है, राइट। तो आई यस ट्राई मैम। के एटलीस्ट 10 डेज का जो है 10 डेज पहले ही वाइंड अप जो है करवा दिया जाए आपके सब जो है ना मैम टॉपिक्स को। 30 जुलाई को मॉक टेस्ट भी है हमारा। चलें 30 को मॉक टेस्ट है, देन वी विल ट्राई टू कंक्लूड इट बाय 26-27 इसी तरह, ये ठीक है। इससे पहले करवा देना। इससे पहले और कितना करवाएं, क्या रोज क्लासेस लेने? चलिए हम देखेंगे, हम सोचेंगे इसके बारे में, ठीक है। ओके मैम। ओके तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली आप लोगों में से किन किन लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और किन किन लोगों को क्या क्या आइडिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, देन प्लीज शेयर योर थॉट्स। मैम इसमें पैराग्राफ दिया होता है, फिर क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और मैम somebody रीडिंग else? कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली हमें एक पैराग्राफ दिया होता है बिल्कुल। जिसकी हमें उसको रीड करके और उसमें से ना नीचे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और हमें बहुत ना उसी जबरदस्त। पैराग्राफ को समझना होता है जी बिल्कुल। और उसी उसी पैराग्राफ को समझ के और हमें उसी से ना उसी क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। बच्चे नाम क्या है आपका? प्रतुलैन। सूरतुलन, आपने बिल्कुल ठीक बताया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इससे पहले जो बच्चे थे उन्होंने भी बिल्कुल ठीक बताया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली हमें एक पैराग्राफ दिया गया होता है, एक रीडिंग दी गई होती है जिसको हमने पढ़ना होता है, जिसको हमने समझना होता है, उससे मीनिंग निकालनी होती है, और फिर
उसी मीनिंग को जहन में रखते हुए हमने जो है उससे नीचे जो सवाल दिए गए हैं पैराग्राफ से रिलेटेड उनको हमने अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो आज हम जो है यही पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस विद इन मिनट्स, दैट टू विथ अटमोस्ट एक्यूरेसी, राइट। तो बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ना उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। ठीक है, आपको कुछ स्ट्रेटेजीज आनी चाहिए। अगर वो आपको आती हैं तो यू कैन एक्सेल। ठीक है, आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही कम वक्त में अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। और आज हम उन्हीं स्ट्रेटेजीज, टिप्स और ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उन टिप्स, ट्रिक्स और सवालों को डिस्कस करने से पहले हमें समझना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? Yes, ma'am. एंड माय वॉइस इज ऑल्सो ऑडिबल, राइट? Yes, ma'am. अच्छा, मुझे बताइएगा अगर जो है वो वॉइस मेरी डिस्टॉर्ट वगैरह हो रही है, मुझे बीच में रोक दीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, सबसे पहले जो है हमें समझना ये चीज हमारे लिए जरूरी होती है कि हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो टॉपिक बेसिकली होता क्या है और हम उसको क्यों पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए तो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड आप अक्सर यूज करते हो, पर आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन लफ्ज जो है दैट कम्स फ्रॉम इन इंग्लिश वर्ड कॉम्प्रिहेंड, जिसका मतलब होता है समझना। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या करते हो आप, एक आपको टेक्स्ट दिया गया होता है, एक आपको पैसेज, आपको पैराग्राफ दिया गया होता है, आप उसको समझते हो, उसको कॉम्प्रिहेंड करते हो और उससे मुतालिक सवाल के आप जवाब देते हो। सिंपल इज दैट। ठीक है, तो बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज रीड, कि आपने क्या पढ़ा है तो आप उसकी मीनिंग निकालते हो कि मैंने ये जो पढ़ा है इसमें जो राइटर है इसने मुझे क्या मैसेज कन्वे किया है। इट मीन्स टू एक्सट्रैक्ट और कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम द रिटन वर्ड। ठीक है, अच्छा, तो जब हमारी जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि आप भी अपीयर होगी अभी अगस्त में, तो उसमें ना ये तो जरूरी है ही है कि आप है ना ग्रामर पढ़ो, आप पंक्चुएशन पढ़ो, आप सब्जेक्ट वर्ब पढ़ो, लेकिन है ना उसके साथ साथ आपकी क्या, आपकी ना कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी टेस्ट किया जाता है कि आप कितना ज्यादा चीजों को समझ सकते हो, और तभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसका पार्ट भी आपके पेपर में इंक्लूड किया जाता है। ये बहुत अच्छा है, आपको आना चाहिए कि आपको प्रीपोजिशन का इस्तेमाल पता है, आपको जो है वो आर्टिकल्स इस्तेमाल करने आते हैं, आपको पंक्चुएशन इस्तेमाल करनी आती है और आपको वर्ब्स का इस्तेमाल करना आता है। बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ग्रामर आपको आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कॉग्निटिव, मतलब आपकी जो जहनी सलाहियतें हैं कि आप कितना ज़्यादा चीज़ों को समझते बूझते हैं, वो सलाहियतें भी आपकी टेस्ट की जाती हैं और तभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसका पार्ट आपके पेपर में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन योर एग्जाम। और उसके बाद हमारे पास जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आप लोगों ने समझ लिया क्या होता है और ये क्यों इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली हमारे पास किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, अमूमन क्या होता है कि हमें कोई बताता नहीं है, कोई सिखाता नहीं है, हमें बस ये बोला होता है कि ना पैराग्राफ जो होगा वो बहुत ही अनसीन होगा, वो किसी तरह का भी हो सकता है और वो बस बंदे के लक पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको सॉल्व करता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, असल में आप लोगों को कुछ टिप्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं और उसके ज़रिए आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली आप हर तरह के सवाल जो होंगे आपको दिए गए होंगे किसी भी किस्म के पैसेज में, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि बेसिकली हमारे पास वो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सवाल होते हैं वो किस तरह के होते हैं और उनको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, वही आज हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सवालों को हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके पास इनडायरेक्ट क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल, आप इस तरह से समझ लें कि आपसे सिंपल इंटेरोगेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक टेक्स्ट पढ़ा है, ठीक है, अब उस टेक्स्ट में मुझे बताया गया है
अब उस टेक्स्ट में मुझे बताया गया है कि जॉन जो है उसके फादर का नाम क्या है, ठीक है। और इसी तरह सवाल में मुझसे पूछा गया है कि बताएं जॉन के फादर का नाम क्या है, तो मैं उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। एक ये सिंपल इंटरोगेटिव सवाल था, इसका मतलब है ये मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ जिसका जवाब जो है वो मुझे सीधा सीधा अपने पैसेज में मिल जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे जो एमसीक्यूज होते हैं उनकी एग्जैक्ट लाइंस जो होती हैं वो हमें पैसेजेस में गिवन होती हैं। तो ये होते हैं हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन जिनको हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में 3 तरह के सवाल आ सकते हैं। टर्म्स आ सकती हैं आपके पास, फ्रेजेस आ सकती हैं, उससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं कि आपको ना कोई भी एक फ्रेज दे दिया जाएगा या आपको कोई भी टर्म दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो टर्म इस्तेमाल हुई है पैसेज के इस जुमले में, बताएं इसका मतलब क्या है। इस तरह का सवाल हो सकता है। इसी तरह आपसे सिनोनियम एंटोनिम्स वाले सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है पैसेज में के इस जुमले में, बताएं इसका कोई सिमिलर वर्ड बताएं या फिर इसका आप कोई अपोजिट वर्ड बताएं। इस तरह के सवाल हो सकते हैं। और इसी तरह फिर टाइटल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है, उस पर आपको कोई टाइटल जो है वो नहीं लिखा हुआ होगा और ये फिर आपसे ही पूछा जाएगा कि आपने जो पैसेज पढ़ा है इसको आप क्या टाइटल देंगे। इस तरह के भी सवाल आजकल आते हैं, ठीक है। और ये सारे बेसिकली होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो कि आप सिंपल जो है ना उनके जवाब आपको पैसेज में नहीं दिए गए होते, बल्कि इनको आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग अपनी समझ के बेसिस पे सॉल्व करना होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? नो मैम। सब कुछ क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलें चलें ठीक है। लड़कों की आवाज नहीं आ रही, सिर्फ लड़कियों की आवाज आ रही है, खैर तो है। बॉयज सो रहे हैं क्या? चलें चलें हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैम, जी जी। आईबीए की टेस्ट में स्पेलिंग भी आती है, करेक्ट स्पेलिंग? बच्चे अब ये थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। पहले जो हमारे साथ आउटलाइन शेयर की थी तो उसमें स्पेलिंग का सेक्शन भी इंक्लूड था, स्पेलिंग्स भी आती थी। अब जो न्यू आउटलाइन हमारे पास आई है तो उसमें स्पेलिंग्स का सेक्शन काट दिया गया है। तो इस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं है क्योंकि वो जो पेपर आता है वो बिल्कुल अनसीन होता है, तो शायद हो सकता है कि हो भी, शायद ना भी हो। मैम लास्ट ईयर आए थे। जी लास्ट ईयर आए थे, लास्ट ईयर पढ़ाए भी गए थे, लास्ट ईयर वो बाकायदा आउटलाइन में इंक्लूडेड भी थे। लेकिन इस ईयर जो है वो आउटलाइन से काट दिए गए, तो हो सकता है कि शायद इंक्लूडेड ना हो। ओके मैम। जी तो चलें ठीक है। ये थे आप लोगों के सवालों की कैटेगराइजेशन जो कि आपके पास आती है। अब आपके पास जो पैसेज आता है उनमें मस्ट होते हैं ये दोनों तरह के सवाल, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेजेस की तरफ। अच्छा, ये कुछ की स्टेप्स हैं जो कि आपने मस्ट फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है, टू इम्प्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है इम्प्रूव योर वोकेबलरी, ठीक है। देखिए, पैराग्राफ जो है वो बेसिकली क्या होता है, पैराग्राफ टेक्स्ट वो अल्फाज से, वो वर्ड से बनी हुई चीज होती है ना, ठीक है। तो जितने ज्यादा आपको लफ्जों की मीनिंग पता होगी, आप उतने ज्यादा सिनोनिम एंटोनिम्स जो हैं उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। उतने ज्यादा आप अच्छे से टेक्स्ट की मीनिंग समझ पाएंगे और उतने ज्यादा अच्छे से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवालों को भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इट इज मस्ट कि आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करें। अब वोकेबलरी जो है उसको इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल अब मैं जो हूँ ना, आज से मैंने ना अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी शुरू की है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि ना मैंने एक फॉर एग्जांपल आज एक टेक्स्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब उसमें से ना मुझे जो भी कुछ ऐसे अल्फाज मुझे मिले हैं जिसकी मुझे मीनिंग नहीं आती, ठीक है, वो अल्फाज मेरे लिए बिल्कुल न्यू हैं, तो मैंने क्या किया, उन अल्फाज को सबसे पहले मैंने अंडरलाइन कर लिया।
ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद मैंने उन गूगल पर जाकर उन अल्फाज की मीनिंग सर्च की। ठीक है, अब मैंने मीनिंग सर्च की, मेरे पास मीनिंग भी आ गई। अब मैं क्या करूँ कि उन अल्फाज की मीनिंग को मैं याद कर लूंगी, मैं उनको मेमोराइज कर लूंगी। ठीक है, ये तो था कि मुझे अननोन अल्फाज की मीनिंग पता चल गई और मुझे जो है वो मैंने उनको याद भी कर लिया। लेकिन ताकि मुझे उन अल्फाज की मीनिंग देर पा याद रहे, मैं अब क्या करूँगी, मैं उन अल्फाज को अपनी कन्वर्जेशंस में इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, आप उन अल्फाज को इस्तेमाल करें। अगर आप नए अल्फाज सीख रहे हैं ना, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आप जो है वोकेबलरी को इन्हेंस इसी तरीके से कर सकते हैं कि जब आप नए अल्फाजों को सीखते हैं ना, तो उसको आप इस्तेमाल करें। अब इस्तेमाल उसको आप अपनी डेली कन्वर्जेशंस में भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको अपनी किसी रिटन टास्क या रिटन असाइनमेंट में भी कर सकते हैं। देखिए आजकल जो है वो हम उर्दू, सिंधी या जो भी हमारी कोई मदर टंग होती है उसमें हम इंग्लिश को नॉर्मली यूज करते हैं। तो इट इज़ ओके अगर आप वो जो अल्फाज आपने नए सीखे हैं, निकाले हैं, उसको भी अगर आप अपनी उन नॉर्मल जो रूटीन की कन्वर्जेशन होती हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ, उसमें इस्तेमाल करें। ठीक है, या फिर एक ये भी तरीका हो सकता है कि लेट सपोज कि आज मैंने एक लफ्ज जो है वो हर्डल सीख लिया, या मैंने ऑब्स्टेकल लफ्ज जो है वो मैंने सीख लिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ना उस लफ्ज का इस्तेमाल समझूंगी और उस पर ना मैं 4 से 5 ऑब्स्टेकल पे जुमले बनाऊंगी। मुझे पता है कि ऑब्स्टेकल का मतलब है मुश्किलात। ठीक है, अब मैं उसी चीज को समझते हुए अब मैं उस लफ्ज पे 4 से 5 जुमले बनाऊंगी, और इससे क्या होगा, मुझे उस लफ्ज का इस्तेमाल भी समझ आ गया और मुझे उस लफ्ज की मीनिंग जो है वो देर पर याद रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपने लाजमी करनी है कि अपनी वोकेबलरी पे बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है। ठीक है, ना सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने के लिए अच्छे तरीके से, बल्कि अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब दूसरा जो हमारे पास स्टेप आ जाता है, दैट इज रीड फॉर प्लेजर। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि रीड फॉर प्लेजर का क्या मतलब होता है, या कोई आप में से रीड फॉर प्लेजर करता हो? हम्म, आप में से किस किस को रीडिंग की आदत है? माहम, निकिता, संजना, अली हसनैन। चले, बेहतरीन, इन सबको रीडिंग की आदत है। चले चले, अब आप लोगों को सबको रीडिंग की आदत है, ठीक है, तो आप लोगों के कुछ इंटरेस्ट भी होते होंगे रीडिंग में। ठीक है, आप कोई जो है ना टाइप होगी रीडिंग की, वो आप पढ़ना पसंद करते हो कि फॉर एग्जांपल माहम जो है वो पढ़ना पसंद करती होंगी क्या, कहानियाँ पढ़ना पसंद करती होंगी। इसी तरह जो अली हसनैन है वो उर्दू या सिंधी ऑटोबायोग्राफीज इस तरह कुछ पढ़ना पसंद करती होंगी। ठीक है, तो जब हमारे पास रीडिंग की बात आती है ना, तो अक्सर बच्चे कतराते हैं, इसलिए तो सबसे पहले तो वो ये सोचते हैं कि रीडिंग करनी है। ठीक है, तो ये एक बहुत बोरिंग टास्क हो गया। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि रीडिंग करनी है और वो भी इंग्लिश में करनी है, मतलब ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। ठीक है, तो फिर अब आपने क्या करना है कि रीडिंग की हैबिट जो है वो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप इस तरह से भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि आपने रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना है। और रीडिंग की हैबिट को डेवलप आपने किस तरह करना है कि आपने रीड फॉर प्लेजर से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल के आपका जो इंटरेस्ट है, आप वहां से शुरू करें, आप उसको रीड करना शुरू करें। अगर मुझे बायोग्राफीज में इंटरेस्ट है ना, तो मैं सबसे पहले जो हूँ वो लोगों की बायोग्राफीज को रीड करना शुरू करूंगी। इसी तरह अगर आपको फिक्शन स्टोरीज में इंटरेस्ट है, तो आप फिक्शन स्टोरी से जो है वो शुरू करें। अगर आपको नॉन फिक्शन स्टोरीज में इंटरेस्ट है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप नॉन फिक्शन स्टोरी से पढ़ना शुरू करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी मर्जी का पढ़ते हैं या फिर किसी और की मर्जी का कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा मेन मकसद क्या होता है, टेक्स्ट को पढ़ के उसकी मीनिंग्स को समझना। ठीक है, तो आपने भी बेसिकली यही करना है कि अब उस टेक्स्ट को पढ़ना है। ठीक है, और फिर
आपको जो बात उस टेक्स्ट के राइटर ने समझाई है आपने उसको जो है समराइज करना है, ठीक है, दैट्स इट। इससे क्या होगा, आपका जो मकसद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वो आपका अचीव हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप अपने पहले आप जो है वो शुरू करें अपने इंटरेस्ट की चीज़ों से, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के टॉपिक से, उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हैं एकेडमिक टॉपिक्स तक, ठीक है। और जितना ज़्यादा जो है वो आप जो है अपने इंटरेस्ट की रीडिंग्स जो है उनको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप मोटिवेट होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर, और फिर उतना ज़्यादा जो है आप अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलें जी, अब हम चलते हैं, उसके बाद हमारे पास चलते हैं कि जो स्टेप्स आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, दैट आर, अच्छा सबसे पहले, अच्छा ये जो हैं वो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि आपने ड्यूरिंग, जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, भले उसको एज अ प्रैक्टिस या फिर एग्जाम के टाइम पर भी, वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है। अब देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको पैराग्राफ का स्ट्रक्चर समझाऊं, मैं आपको जो है वो समझाऊं कि इस तरह से पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट होता है, इस तरह से एंड होता है, इस तरह की लेंथ का पैराग्राफ हो सकता है, ये तो मैं आपको समझाने से तो इसमें आपको टिप्स एंड टेक्निक्स ही समझाई जा सकती हैं, क्योंकि पैसेज जो होता है वो हमारे पास पूरा अनसीन आता है, हमें नहीं पता होता कि किस तरह का पैसेज हमारे पास किस नौइयत का किस टॉपिक का आ सकता है। तो अगर आपने ये टिप्स एंड टेक्निक्स फॉलो कर लेना, ये आपने सीख ली, इनको आपने इंटरनलाइज कर लिया, उसके बाद इंशाल्लाह आप जो है ना फिर आपको इतनी कोई रुकावट नहीं होगी अपने अपना जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको सॉल्व करने में एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टिप आ जाती है, बजट योर टाइम। हमारे पास अक्सर क्या होता है कि जब एग्जाम पेपर बच्चों के सामने आता है ना, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ना, तो रीडिंग पैसेज उसका बेसिकली साइज यूजुअली बड़ा होता है। तो बच्चे क्या समझते हैं कि इसका साइज बड़ा है ना, तो इसका मतलब है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मुझे ज्यादा टाइम लगाना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने देखना है कि आपके पास अगर पेपर आया है और उसमें इंग्लिश के 50 सवाल हैं, ठीक है, उसमें इंग्लिश के अगर 50 सवाल हैं तो आपने, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड सवाल जो हैं वो 10 हैं, तो आपने अपने टाइम को बजट इस तरह से करना है कि आपने 10 मिनट से ज़्यादा टाइम जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर नहीं लगाना। कोई मुश्किल नहीं होता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बस उसका साइज बड़ा होता है, तभी बच्चे घबरा जाते हैं कि, और उनको टिप्स एंड टेक्निक्स नहीं आती, स्ट्रेटेजी नहीं होती उनके पास सॉल्व करने की, तभी उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इट्स इजी, एक्चुअली इट्स द इजिएस्ट पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बजट करना है अपने टाइम को, ठीक है। एमसीक्यूज हैं उनके हिसाब से आपने अपने टाइम को डिवाइड करना है, और फिर देखना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसका पोर्शन कितना है, और उसी हिसाब से आपने टाइम जो है वो अलोकेट करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, ठीक है। अगर मेरे पास 10 MCQs रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आ रहे हैं तो मैं 10 ही मिनट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दूंगी। मैक्सिमम अगर मैं जा सकती हूँ तो 12 मिनट जा सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास दूसरे सेक्शंस भी होंगे सॉल्व करने के, ठीक है। और इसी तरह जब प्रैक्टिस की बात आ जाती है ना, जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करने बैठते हो, लाइक आप आजकल में जैसे कि आप आजकल में जैसे कि अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसकी प्रैक्टिसेस करते होगे, ठीक है। तो तब भी आपने क्या करना है, अपने साथ आपने या तो एक स्टॉप वॉच जो है वो लेके बैठनी है, या फिर आप जो है वॉल क्लॉक में टाइम नोट कर लें कि मैंने इस टाइम पे अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू किया था और इस टाइम पे मैंने खत्म किया है और मैंने इतना टाइम लिया है, ठीक है। हर रोज आपने टाइम नोटिस करना है और कोशिश करें कि जो टाइम आपने कल लिया था आप उससे जो है वो टाइम को कम करने की कोशिश करें, ठीक है। आप में टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने के लिए बल्कि अपने ओवरऑल वो जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसको आपने सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है सेकंड जो टिप है, हाँ सबसे पहले हमने टाइम जो है
उसको बजट कर लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड टिप, दैट इज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स। ठीक है, हमारे पास जब पैसेज आता है ना, तो उसमें सबसे पहली लाइन ये लिखी हुई होती है कि रीड द पैसेज केयरफुली फर्स्ट एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, आपने पैसेज को पहले नहीं पढ़ना। आपने पहले पैसेज में जो दिए गए सवालात हैं उनको पढ़ना है, और उनमें जो कीवर्ड्स आप लोगों को दिए जाते हैं, दिए होते हैं, जरूर दिए होते हैं, उनको आपने पढ़ के अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, इतना आपने करना है। अब क्या होगा, उसके बाद आपने पढ़ ली सवालात। ठीक है, उसके बाद फिर आप जाएंगे टेक्स्ट पर जो आप लोगों को दिया गया है, और फिर तब आप जो है वो टेक्स्ट की रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, आपने ऑलरेडी कीवर्ड जो है उनको पढ़ा था सवालों में, और आपने उनको अंडरलाइन भी कर लिया था, तो इसका मतलब है वो आपके जहन में ऑटोमेटिकली बैठ गए। ठीक है, अब जब आप वो टेक्स्ट को पढ़ रहे होंगे ना, तो यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, और आपके जहन में क्लिक करेगा कि ये कीवर्ड मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, देन यू विल गो बैक टू द क्वेश्चन जहाँ पे आपने वो कीवर्ड पढ़ा था, और फिर आप जो है वो जल्दी से उस सवाल को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने जो है फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सवाल का जवाब ऐसे में मिल गया, ठीक है, तो आपने क्या करना, सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी वो जो पैसेज आपको दिया गया है उसमें मिल गया है, तो आप जो है वो ये सोच के बैठे हैं कि चले मुझे इसका जवाब पता चल गया, लेकिन अब मैं क्या करूंगी कि ना मैं एट द एंड सभी सवालों को अटेम्प्ट करूंगी। नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे थर्ड जो स्ट्रेटेजी दी गई है, टिप दी गई है, वो यही है कि रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट। जिस तरह आप टेक्स्ट को पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कीवर्ड्स आपके जहन में ऑलरेडी होंगे, और यू विल आल्सो कम अक्रॉस द कीवर्ड्स इन दोस टेक्स्ट, इन दैट टेक्स्ट, और फिर उसी वक्त तुरंत आपने बगैर इंतजार किए आपने उसी वक्त उस सवाल को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और आपने आगे बढ़ जाना है। अक्सर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले उनकी ये बहुत ही बड़ी गलती होती है, दैट इवन लीड्स टू टाइम वेस्टेज। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उन्होंने पैसेज पढ़ लिया। ठीक है, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि पैसेज में फिर क्या चीज़ जो है वो समझाई गई है, बताई गई है। ठीक है, वो लोग ऐसे ही पहली दफ़ा में तो वो पैसेज को पढ़ जाते हैं और उनको पैसेज बिल्कुल भी समझ नहीं आता। फिर क्या होता है कि वो दोबारा पैसेज को पढ़ते हैं, दोबारा पैसेज को पढ़ते हैं, फिर जाके उन्हें पैसेज का मतलब समझ आता है। ठीक है, और फिर वो तीसरी दफ़ा दोबारा पैसेज को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिर जो है वो सवालों के जवाब देने होते हैं। अब इस तरह वो जो रेग्रेसिव रीडिंग कर रहे होते हैं 3-3 दफा, अब उससे क्या होता है, उनका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा जाया हो जाता है। आप लोगों ने अपने एग्जाम में ये चीज नहीं करनी। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने टाइम को बजट करना है, आपने देखना है कितने एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं, उसी हिसाब से आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन को टाइम अलोकेट करना है। उसके बाद आपने सबसे पहले जाके अपने सवालों को पढ़ना है जो आपको दिए गए हैं। इससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आपके पैसेज में क्या बात की गई है, आपके जो है वो पैसेज का सब्जेक्ट क्या है, और फिर देन आपने जाके टेक्स्ट को पढ़ना है, और फिर साथ साथ आपने सवालों को हल करते जाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब आप वो पैसेज को पढ़ रहे होंगे, तो कुछ आपके पास लाइंस ऐसी भी आएंगी जो कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपको एमसीक्यूज में दी गई होंगी। ठीक है, और फिर उसी वक्त आपने उसको सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे सारे जो डायरेक्ट सवाल होते हैं, जो हमारे जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल इंटेरोगेशन वाले सवाल होते हैं, वो हमारे सारे इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब पीछे हमारे पास कौन से सवाल बच जाते हैं, पीछे हमारे पास बच जाते हैं सवाल इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन से सवाल होते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि थीम बता दें, इस ओवरऑल जो आपने पैसेज रीड किया है इसकी थीम क्या है, या फिर इस ओवरऑल पैसेज को आप टाइटल दें, टाइटल का भी कभी मिसिंग होता है, और फ्रेज जो है उनका मतलब हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हमारे इनडायरेक्ट सवाल होते हैं। अब उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाए उनको हम आगे सीखते हैं। इज इट क्लियर यस मैम। सबको? यस मैम। चलें ठीक है, अगर किसी को कोई सवाल है तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है, बिकॉज आई एम नॉट रीडिंग चैट एट द मोमेंट। चलें, ये बहुत अच्छी बात है।
अगर किसी को थोड़ा थोड़ा आया है समझ तो जो है वो फिर ये लेक्चर जो है वो बाद में सुन लीजिएगा, ठीक है। लेट मी सी कि मैंने इसको अच्छा ये मीटिंग खत्म भी होने वाली है 3 मिनट में, उसके बाद दोबारा एक मीटिंग की जो है लिंक वो क्रिएट करनी पड़ेगी। चलिए तो फिर जो है आई डोंट नो वेयर आई वाज। चलिए यहाँ तक आपके सारे जो हैं वो डायरेक्ट सवाल जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि मीटिंग को खत्म करते हैं, उसके बाद में दोबारा लिंक क्रिएट करते हैं, बिकॉज मेरे पास अपडेटेड वर्जन नहीं है जूम का, और फिर हम उस पे जो है वो इनडायरेक्ट सवाल अपनी जो नेक्स्ट टिप्स हैं उनको फिर हम वहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इज इट ओके? मैम नमाज पढ़ के फिर ज्वाइन। चलें चलें ठीक है। इट इज आप लोग फिर कब तक वापस आएंगे? मैम 5 to 10 minutes। चलें ठीक है, ये बेहतर। I am ending this meeting, right? You all have to be here by 7:55. Okay?